गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ एग्जाम पर। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप यदि हमारे पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। क्लिक हियर टू फॉलो अस ऑन ट्विटर, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ट्विटर पर पहुँच जाओगे। क्लिक हियर टू इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं 5 दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स के बारे में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का डिप्टी मैनेजिंग पद संभालेंगी। ऑप्शन ए शीतल फोगाट, ब अंजू बॉबी जॉर्ज, स गीता गोपीनाथ, द कमला हैरिस। तो आंसर आप वैसे हाईलाइट कर रखा है, गीता गोपीनाथ इसका आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद चलते हैं गीता गोपीनाथ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इसमें क्लियर कर लेते हैं। पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जोफ्रे ओकामोटो अगले साल अपने पद से इस्तीफा देंगे। उनकी जगह पद को प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ 21 जनवरी 2022 से संभालेंगी। तो ये याद रखना, 21 जनवरी 2022 से ये पद संभालने वाली है, ना कि तुरंत, यानी कि अभी इनको प्रस्तावित किया, ठीक है। तो 2022 से संभालने वाली हैं। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, ओके। अर्थशास्त्री हैं। तो गीता गोपीनाथ का जन्म भारत के मैसूर में हुआ था। उनके पिता टीवी गोपीनाथ केरल के कन्नूर जिले के किसान और उद्यमी किसान। गीता ने 1992 में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर की पढ़ाई की। बाद में वह वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी चली गई, जहाँ उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में PhD की। एंड अभी ये छोड़कर दोबारा से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाने वाली थी, लेकिन इनको प्रमोट कर दिया गया, ओके। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर भारी बारिश हुई, यह किस चक्रवाती तूफान के कारण हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाद चक्रवात, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखें, यास चक्रवात, गुलाब चक्रवात, ये भी चक्रवाती हैं, ठीक है। और तितली चक्रवात। तो ये कहाँ से उठ रहा है, आपको देखो इमेज में देख सकते हैं, जो जवाद चक्रवात है, ओके। एंड इसको जवाद चक्रवात, जवाद नाम जो सऊदी अरब ने प्रस्तावित किया है, ओके। ये याद रखना, जो अभी चल रहा है ना, तो इसको नाम प्रस्तावित किसने किया है? इसका सऊदी अरब ने नाम प्रस्तावित किया। मौसम विभाग ने बताया कि 30 नवंबर को अंडमान सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना था। 2 दिसंबर को यह दबाव में बदल गया और उसके बाद इस शुक्रवार सुबह गहरे दबाव में था। शुक्रवार दोपहर को यह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया, ओके। इस संबंध में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम जिलों में शनिवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 वीमेंस एटम वेट वर्ल्ड ग्रां प्री चैंपियनशिप के फाइनल में रितु फोगाट को किसने हराया? ठीक है, फोगाट सिस्टर्स, ओके, जिनके ऊपर दंगल फिल्म बनी है, ओके। तो स्टेम फेयरटैक्स ने इनको हराया है, फाइनल में पहुंच चुकी थी एंड MMA टाइटल लेने से चूक चुकी, ठीक है। रितु फोगाट नया इतिहास नहीं बना सकी, वे MMA का टाइटल जीतने से एक कदम दूर रह गई। उन्हें 1 वीमेंस एटम वर्ल्ड ग्रां प्री चैंपियनशिप के फाइनल में पूर्व चैंपियन स्टेम फेयरटैक्स ने हराया, ठीक है। स्टेम फेयरटैक्स किक बॉक्सिंग और माई थाई की पूर्व विश्व चैंपियन है, ठीक है। रितु को MM वर्ल्ड में द इंडियन टाइग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। MM में उतरने से पहले रितु फोगाट ने कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने 2016 में सिंगापुर में हुए चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2017 में नई दिल्ली में हुई एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। वहीं इस महिला पहलवान ने 2017 में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ओके। भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया 2 दिसंबर, 30 नवंबर, 4 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो ये मना गया 4 दिसंबर। अभी ये मनाया किस लिए जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत ही भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 1971 को कराची के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था। इसी सफल ऑपरेशन के चलते हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ओके। तो भारतीय सेना से संबंधित दिवस
सेना दिवस इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर है। उसके बाद विजय दिवस 15 दिसंबर। ओके, नौसेना दिवस 4 दिसंबर हो ही गया। विश्व विकलांग दिवस मनाया गया 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो विश्व विकलांग दिवस मनाया गया, या विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। ठीक है, तो अपने भारत में दिव्यांग नाम दे दिया है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1983 से 1992 को विकलांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशक की घोषणा की। ओके, पूरा दशक इनके नाम की थी, ताकि वो सरकार और संगठनों को विश्व कार्यक्रम में अनुशंसित गतिविधियों को लागू करने के लिए एक लक्ष्य प्रदान कर सकें। इसके बाद 1992 से 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में बनाया जाने लगा। ठीक है, हर साल एक थीम तैयार की जाती है जिस पर वर्ष भर काम किया जाता है। विश्व दिव्यांग दिवस पर साल 2021 की थीम है पूर्ण सहभागिता और समानता। ठीक है, इस थीम के तहत समाज में दिव्यांग लोगों के प्रति सहानुभूति तो होगी, साथ ही उन्हें जीवन में हर कार्य में बराबर अवसर, अधिकार के प्रति सामान्य नागरिकों को जागरूक कर सकें, साथ ही सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में करीब 1 अरब विकलांग हैं, जिसमें से 80% विकासशील देशों में रहते हैं। ठीक है, बहुत चौंकाने वाला आइडिया वो है डाटा। तो टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रचने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। अब तक सिर्फ 2 ही खिलाड़ी कर किए थे, लेकिन अभी तीसरे खिलाड़ी का नाम जुट गया है। तो वो कौन है? ऑप्शन ए रविचंद्रन अश्विन, मिचेल सेंटनर, एजाज पटेल, अक्षर पटेल। तो आंसर है एजाज पटेल। तो नाम से धोखा मत खाना भाई साहब, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, लेकिन जन्म मुंबई में ही हुआ है, भारत का। ठीक है, जम्बो के क्लब में इनसे पहले 1956 में जिम लेकर ने ये कारनामा कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अनिल कुंबले जो भारतीय हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में। अभी 2021 में एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ किया। ठीक है, अकेले बंदे ने 10 के 10 विकेट निकाले एक ही पारी में। ठीक है, उसी के साथ खैर न्यूजीलैंड की पारी भी 62 रनों पर ढेर हो गई थी। स्पिनर एजाज पटेल का जन्म और पालन पोषण मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में 6 साल की उम्र तक हुआ, जिसके बाद 1996 में उनके माता पिता न्यूजीलैंड चले गए थे। ठीक है, न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने इतिहास बना दिया। उन्होंने भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट के पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम कर लिए। ऐसा करने वाले वे दुनिया के सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले जिम लेकर और अनिल कुंबले ही ऐसा कर पाए। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, 2 नवंबर, 1 दिसंबर। तो आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2019 की बात है में 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। वह 2020 में पहली बार मनाया गया है। ठीक है, तो 2020 में पहली बार मनाया गया। यह दिन बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों की सतत विकास के वित्त पोषण और जानकारी प्रदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता की मान्यता के लिए मनाया जाता है और सदस्य राज्यों में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता में भी मनाया जाता है। ओके, सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी सदस्य राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए यह दिन मनाता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र भी मनाता है। हाल ही में दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। अहमदाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर में हुआ है हाल ही में दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन, जिससे क्या है कि पूरी यूपी में लगभग अगले 2 साल में FM सुविधा सबको मिलेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को गोरखपुर दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन भूपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने FM रिले केंद्र इटावा, गदानिया, लखमीपुर खीरी और नानापारा बहराइच का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। ओके, लोकार्पण समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने घोषणा की कि 11 दिसंबर से इस अर्थ स्टेशन के जरिए प्रतिदिन 1 घंटे भोजपुरी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। अगले 8 माह में 10 किलोवाट के सुल्तानपुर, रामपुर व महराजगंज में FM ट्रांसमीटर की स्थापना का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में FM की सुविधा उपलब्ध होगी। ओके, तो हाल ही में BWF पुरुष ऑफ द ईयर किसे चुना गया? क्यों जीमो, ताइजुविंग, विक्टर एक्सेलसन। ओके, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेलसन। ओके भैया, तो अभी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एक्सेलसन को फरवरी 2020 में
बार्सिलोना में स्पेन मास्टर्स से शानदार लय को बरकरार रखने की उनकी असाधारण क्षमता के लिए पुरस्कृत किया गया। डेनमार्क का यह खिलाड़ी 11 व्यक्तिगत टूर्नामेंटों में से 10 के फाइनल में पहुंचा और टोक्यो में ओलंपिक समेत 7 में चैंपियन बना। ठीक है, 7 में चैंपियन बना। चीनी ताइपे की ताई ओलंपिक के फाइनल में हार गई। उन्होंने ऑल इंग्लैंड 2020 में जीत दर्ज की और फिर जनवरी 2021 में 3 टूर्नामेंटों में सफलता हासिल की। थाईलैंड के 3 बार के विश्व जूनियर चैंपियन कुलावंत वितिदर्शन को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी चुना गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना, विश्व जूनियर चैंपियन कुलावुत वितिदर्शन को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी चुना गया। पैरा बैडमिंटन में क्यूजिमो पुरुष और लीना रात्रि ओक्टीला महिला ने दूसरी बार वर्ष के अंत में साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता। ठीक है, ये 3 पॉइंट है नीचे। असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मुकेश अंबानी, पराग अग्रवाल, रतन टाटा। तो फोटो में दिख रहा है सीधे रतन टाटा। ओके, तो अभी पॉइंट समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की। वो किस लिए की है? मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम के लोग राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान, यानी कि असम के लोगों की कैंसर में देखभाल के लिए असाधारण योगदान के लिए उद्यमी को बहुत आभारी हैं। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसका शिलान्यास रतन टाटा ने किया था, तो इसके लिए इनको असम वैभव पुरस्कार दिया गया। जो भी कब दिया जाएगा वो भी देख लेना। असम सरकार ने असम वैभव पुरस्कार, असम गौरव पुरस्कार और असम गौरव पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। असम सौरव और असम गौरव। ठीक है, असम सौरव और गौरव, सॉरी मैं दोनों को गौरव बोल दिया था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पुरस्कार विजेता के नामों की घोषणा की। कुल 19 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। असम वैभव पुरस्कार उद्योगपति रतन टाटा को प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर, ठीक है, तो असम वैभव पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए, असम सौरव पुरस्कार के लिए 4 लाख रुपए और असम गौरव पुरस्कार के लिए रूप में 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इन 3 मुख्य श्रेणियों में हर साल 19 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को आयोजित होता था, लेकिन इस साल जो 24 जनवरी 2022 को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो 24 जनवरी याद रखना। उसके बाद हम रैपिड रिपीट कर लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का डिप्टी मैनेजिंग पद संभालेंगी कौन है? गीता गोपीनाथ संभालने वाली है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर भारी बारिश हुई है, किस चक्रवाती तूफान के कारण हुई? जवाब चक्रवात। 1 वीमेन एटम वेट वर्ल्ड ग्रां प्री चैंपियनशिप के फाइनल में रितु फोगाट को किसने हराया? स्टैम्प फेयरफैक्स। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस मनाया गया 3 दिसंबर। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रचने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं एजाज पटेल। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। हाल ही में दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का शुभारंभ हुआ है गोरखपुर में। हाल ही में BW ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? विक्टर एक्सेल्सन। असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा रतन टाटा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।